आज हम शुरू करेंगे सेट 3 फॉर द नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी सेक्शन ऑफ नीट 2021। तो हम 151 नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, द परमिजिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसिंथेसिस इज फॉर। नो, एमनियोसिंथेसिस has been legalized for the detecting any genetic abnormality in India. So look at the other options. Detecting sex of the unborn fetus, no, it is totally illegal. ये तो बिल्कुल ही बैन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नहीं जी। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ ए सरोगेट, मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 4। अब 151 आया हुआ तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 पेज नंबर 58। एक बार देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। पेज नंबर 58 पे वहाँ लिखी हुई है लाइन कि एमनियोसिंथेसिस हैज़ बिन लीगलाइज्ड फॉर विच पर्पस। तो 155 पे आ जाओ, 58 पे देखो ये वर्ड लिखा है एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, स्टैट्यूटरी बैन है उसके ऊपर। तो दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. determine the survivability of the fetus। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। 152 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 152, ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट। देखो लेट प्रोफेस में होते हैं ये दोनों डिसअपियर, और ये लाइन दी हुई है 152 आपकी दी हुई है पेज नंबर 165 क्लास 11 चैप्टर नंबर 10। तो हम 165 पे देख लेंगे और एक बार अदर ऑप्शन देख लेते हैं। देखो अर्ली मेटाफेज में क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता है, लेट मेटाफेज में वही कहानी है। अर्ली प्रोफेज में इनिशिएशन होता है, बिगिन होता है। तो ये दोनों जो हैं डिसअपियर होंगे लेट प्रोफेज में। 152 का आ जाओ 165 नंबर पे। 165 पे देखोगे एग्जैक्ट ये लाइन दी हुई है कि कभी डिसअपियर होते हैं। 165, cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope। ठीक है, ये लाइन लिखी है। आ जाओ 153, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनिरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज। देखो दो चीज़ है, एक तो फ्री लिविंग चाहिए, बहुत सारे होते हैं तुम्हारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, और दूसरा एनिरोबिक भी चाहिए। देखो एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है रोडोस्पिरिलम का। ये जो है तुम्हारा फ्री लिविंग भी है और एनीरोबिक भी है, ऑक्सीजन की जरूरत इसको नहीं है। बाकी तुम्हारे क्या है, राइजोबियम देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, एजोबैक्टर ये भी है, बेजे निक्का निकिया ये तुम्हारा क्या करता है, ये इरोबिक है, एनीरोबिक नहीं। तो 153 जो है तुम्हारा आया है पेज नंबर 202 से, क्लास 11 का ये पेज नंबर 202 चैप्टर नंबर 12 से। तो पेज नंबर 202 पे चले जाते हैं एक बार। पेज नंबर 202 देखो यहाँ लिखा हुआ है द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। ठीक है जी, एग्जाम्पल में देखो ये है तुम्हारा रोडोस्पिरिलम इज एनिरोबिक एंड फ्री लिविंग। ठीक है, क्लियर मेंशन है, तो ये देख लेना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 154। तो 154 में कह रहे हैं कि द डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। देखो प्रोब बोलते हैं इसको। वेक्टर तो तुम्हारा वो हो गया जो कि कोई जीन कैरी करता है, क्लोन, सिमिलर, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, प्लाज्मिड ये भी तुम्हारा प्लाज्मिड वेक्टर, एक तरीके का वेक्टर ये। तो करेक्ट आंसर प्रोब। 154 जो है तुम्हारा आया है क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 212 से। ठीक है जी, वहाँ लाइन दी हुई है ये पेज नंबर 212 पे देखेंगे हम, एग्जैक्ट लाइन दी हुई है। तो वहाँ हम देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाले सेक्शन में है। अब इसके अंदर आके देख लो, इसमें दिया हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब। ठीक है जी, प्रोब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2। 155 पे आ जाओ। 155 कह रहे हैं डार्विन फिंचेस आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। अरे भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अडेप्टिव रेडिएशन वाले, ये चैप्टर नंबर 7 में तुम्हें दिया हुआ था। अडेप्टिव रेडिएशन में इसका एक एग्जाम्पल है ये,
डार्विन फिंचेस। तो 155 जो है पेज नंबर 133 में आया हुआ है, पेज नंबर 133, जहाँ इन्होंने एग्जैक्ट लाइन दी हुई है। पेज नंबर 133 पे देख लो क्या दिया हुआ है। ये देखो डार्विन फिंचेस आ गई, ये इनके बीक्स आ गई। अब नीचे अडप्टिव रेडिएशन है, अडप्टिव रेडिएशन। सो डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फिनोमिनन। बस एग्जैक्ट लाइन है। तो 155 का हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3। 156, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, प्लेसेंटा से ही नहीं आता, प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस दोनों से आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 156 जो है तुम्हारा पेज नंबर 54 से आया, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। तो 54 को हम टाइप करके देखेंगे कहाँ से सिग्नल ओरिजिनेट होता है। तो इस पेज पे शायद तक नीचे की तरफ दिया होगा कि कहाँ से होता है ओरिजिनेट सिग्नल। ये देखो, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड fetus एंड द प्लेसेंटा। तो जिसने ये लाइन पढ़ी होगी, लाइन याद होगी, द स्टूडेंट विल डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है जी, 156 भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 156 के बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन 157 पे। व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमंस। तो आरबीसी के रिगार्डिंग ये ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। देखो ये सही है, ये 20, और दे ट्रांसपोर्ट 99.5, ये गलत है, 97 पॉइंट कुछ परसेंट है। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा, जो कि ये भी तुम्हारा गलत स्टेटमेंट होगा। दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल। बता भैया CO2 तो लेके कैरी करेंगे ही नहीं, तो CO2 कैसे निकलेगी शरीर से। तो 157 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है, क्लास 11 चैप्टर 17 पेज नंबर 274 पे। पेज नंबर 274 पे इन्होंने ये दिया हुआ है एग्जैक्ट जो चीज़ पूछी गई है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर। तो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। तो अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। तो 97%। द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड आउट इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो 97 उसके थ्रू है और 3% इसके थ्रू है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। ठीक है, आरबीसी है। वेरियस 70% ऑफ इट इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन ए डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो इस पैराग्राफ से कुल मिला के क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। अब देखो सेल के अंदर जो तुम्हारी एक्टिविटीज है, स्पेसिफिकली बात करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है तुम्हारी सबसे ज़्यादा काम होगी साइटोप्लाज्म में। और देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, मॉलिक्यूल्स को अंदर लेना बाहर करना। मेनली ये एक तरीके से गेट का काम करता है, तो इसका उतना रोल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी देखो बहुत हद तक रिएक्शंस होती हैं, लेकिन इट फंक्शंस ओनली एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मेन काम है तुम्हारा सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना, ATP फॉर्मेशन को कराना। न्यूक्लियस इसका तुम्हारा मेन होता है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल से, RNA DNA से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। देखो 159 जो है क्वेश्चन नंबर, ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 126 नंबर पेज पे लाइन दी हुई है। 126 NCERT दिखाने का मतलब ये है कि भैया ये देखो क्वेश्चन आखिर कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, मेन टारगेट ही है। तो 126 में पे देख लेते हैं कि यहाँ लाइन दी हुई है इन्होंने कि मेन एरिना। देखो तो साइटोप्लाज्म और ऊपर कर लेते हैं इसको, तो अब देखेगा क्लियर। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों के अंदर है। तो यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 में कह रहे हैं द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स इज। देखो पैडी फील्ड्स के अंदर कॉमन इन चारों में से कौन सा है, तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली पैडी फील्ड्स में। तो ओसिलेटोरिया इज द एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जिसको याद है वो कर देगा, जिसको नहीं है वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाएगा। इसके अंदर क्वेश्चन उतना ईजी नहीं है। तो हम देख लेते हैं 160 नंबर जो है पेज नंबर 188
क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 से आया हुआ है। तो 188 पेज 12 में देखेंगे, वहाँ इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है नीचे की तरफ, वहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। अब 188 पे हम आ गए हैं। अब इसमें नीचे की तरफ इन्होंने दी हुई है कि जो कॉमन नाइट्रोजन, ये देखो, इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ठीक है जी। अब देखो इसका एग्जाम्पल है ना नॉस्ट्रोप ऑसिलेटोरिया। तो इजी क्वेश्चन है अगर तुमने ये पैराग्राफ पढ़ा हुआ है तो। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस excretory compound in human is synthesized in liver but excreted through kidneys. तो in liver also eliminated by the same in liver but eliminated also through kidney, ऑप्शन नंबर 4। देखो मेजर जो बाई प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के, मैक्सिमम जो रिएक्शन होती है, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होते हैं, वो सारे के सारे जो हब है तुम्हारा लीवर है। तो लीवर है, तो लीवर में क्या होगा, सिंथेसाइज। लेकिन एलिमिनेशन का कहाँ होता है, किडनी पे। ये चीज़ तुम्हें ध्यान देनी है कि दोनों एक ही ऑर्गन में नहीं होते, दोनों अलग अलग ऑर्गन में है। तो 161 जो है क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 पेज नंबर 290 पे इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है क्लास 11th में कि क्या चीज़ है ये। तो 290 खुल चुका है आपका क्लास 11th का। अब चैप्टर के बिगिन से ही, शुरुआत से, इंट्रोडक्शन सेक्शन से क्वेश्चन उठा लिया है। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys। ठीक है जी, क्लियर मेंशन है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 161 तुम्हारा हो गया। 161 के बाद आ जाएंगे 162। द कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक। ठीक है जी। 162 जो है तुम्हारा क्लास 11 चैप्टर 16 पेज नंबर 264 पे। देखो अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज इसका फैसिलिटेट करता है। ठीक है जी। 162 264 पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो 264 पे ये आ गए, हम देख लेते हैं क्या है। तो 264 नहीं, 164 कर दिया, 264 264। तो इन्होंने नीचे की तरफ दिया हुआ है कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड के लिए क्या चाहिए। तो होगा सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। तो उन प्रोटीन्स को भी कैरियर आयंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का होगा तुम्हारा ये करेक्ट आंसर, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। अब कह रहे हैं कि 164 में विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू अकर इन प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड। देखो जब पहाड़ पे जाओगे, जो लोग यूजुअली प्लेन में रहते हैं, पहाड़ पे जाने के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घटेगा। जब ऑक्सीजन का लेवल घटेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। वो क्या करेगी, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा देगी ताकि हमें उतनी ही ऑक्सीजन मिल पाए। तो उससे क्या है, जब पहाड़ पे जाओगे तो यू विल नोटिस कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा रेड हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा आरबीसी बनेगी। तो इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, देखो साइज नहीं बढ़ता है, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि सेल बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही। तुम हाई एल्टीट्यूड पे चले गए और वहाँ पे जो है ऑक्सीजन उतनी है नहीं, तो कैसे होगा। इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, देखो ब्रीदिंग रेट भी तुम्हारी बढ़ जाएगी। फिर कह रहे हैं इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, ये नहीं बढ़ेगी, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो है वो तुम्हारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। तो 164 जो है ये पेज नंबर 226 से है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 13। पेज नंबर 226 पे चले जाते हैं और हम देखते हैं सेम दिया हुआ है। तो ये बाहर का नहीं है, देखने में बेशक लग रहा हो, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो चैप्टर नंबर 13 में, जो कि बिलीव भी नहीं कर सकते हम कि इस चैप्टर का होगा। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देना चाहिए था, बट यहाँ दिया हुआ है। ग्रेटर देन 3500 मीटर रोहतांग पास नियर द बॉडी कंपनसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आ जाओ 165। टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफेयर विद थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है।
टॉक्सिक एजेंट से टॉक्सिक गोइटर का कोई लेना देना नहीं है। देखो टॉक्सिक गोइटर का क्या मतलब, सिंपल गोइटर, देखो जब गोइटर की शुरुआत होती है तो सिंपल गोइटर से होती है। शुरुआत हो जाने के बाद धीरे धीरे वो थोड़ा सा यू कैन से क्रॉनिक होने लग जाता है और थोड़ा थोड़ा परेशान ज़्यादा करता है, मतलब कि अपने वो भयंकर स्टेट में आने लग जाता है। तो जब वो भयंकर स्टेट में आ जाए तो उसको हम ऑटोमेटिकली टॉक्सिक गोइटर बोलते हैं। मतलब अर्ली स्टेज ऑफ द गोइटर इज सिंपल गोइटर, बट लेटर स्टेजेस जब वो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो जाए तब हो जाता है तुम्हारा टॉक्सिक गोइटर। ठीक है जी। अब टॉक्सिक गोइटर में आ गए तो टॉक्सिक सब्सटेंस अगर शुरू में होंगे और अगर वो खाएगा और थायरोक्सिन सिंथेसिस रुक रही है, दैट विल अल्टीमेटली कॉज सिंपल गोइटर। हाँ, अगर वही पूछा होता कि लेटर स्टेजेस में कौन सी कॉज करेगा, तो जो आगे लेटर स्टेजेस होगी उसके अंदर तुम्हारा टॉक्सिक गोइटर में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल गोइटर। तो इस ये था ट्विस्ट। हालांकि एनसीईआरटी में एग्जैक्ट मेंशन नहीं है, बट थोड़ी सी तुम्हें नॉलेज चाहिए, हल्का फुल्का इसके नियर बाय का दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट लाइन नहीं है ये टॉक्सिक गोइटर वाली। तो हम अगले अगले क्वेश्चन पे चल देंगे। 166, 165 का वैसे आउटसाइड दिया हुआ है, 166 पे आ जाओ। कहते हैं कि इफ फॉर सम रीजन आवर गोबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली अफेक्ट। तो इसका सीधा सा बात है, गोबलेट सेल्स आर द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। म्यूकस नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड विल अफेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका कि स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। उसने पूछा यही है, विच विल बी एडवर्सली अफेक्ट, दिस विल एडवर्सली अफेक्ट। तो स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन ये तुम्हारा एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। 166 जो है वो पेज नंबर 262 क्लास 11 से फ्रेम हुआ है डाइजेस्टिव वाले सिस्टम से। ठीक है, 262 पे आ जाओ। 264 है, 262 टाइप कर देते हैं, सीधा उसी पे आ जाएंगे। अब इसमें नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ तुम्हें मिल जाएगा क्या है एग्जैक्ट, ये रहा गोबलेट सेल्स। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या है, टू प्रोवाइड द स्मूथ पैसेज ऑफ फूड डाउन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, उसके अंदर प्रोटीन होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन ए प्रोटीन बाइलेयर, नहीं प्रोटीन की बाइलेयर तो नहीं होती, प्रोटीन एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हाँ, प्रोटीन एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो ये तुम्हारा सही है। तो 167 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। अब 167 के लिए हम डायग्राम देख लेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, पेज नंबर 131 पे इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एक बार देख लो। 131 पे 131 पे हम एक बार देख लेते हैं कि कैसा डायग्राम है। सेल मेम्ब्रेन पे आ गए। सेल मेम्ब्रेन में जब आप अंदर जाओगे देन यू विल फाइंड, ठीक है जी, ये देख लो, ये लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके अंदर तुम्हारे जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन जो है तुम्हारे एम्बेडेड है इसके अंदर। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 167 हो गया। अब आ जाओ 168। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द 4 स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। देखो अगर तुमने एनसीईआरटी सही से पढ़ी है किंगडम एनिमेलिया, तो उसमें क्लियर लिखा है कि स्पॉन्जिला इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, लीच ये तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबली, लीच तुम्हें पता है ना ब्लड सक करती है कैटल्स में। डॉल्फिन ये तुम्हारे होम्योथर्म्स है। पेंगुइन ये भी होम्योथर्म है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। पेंगुइन इज होम्योथर्मिक वाइल रिमेनिंग 3 आर पोइक्लोथर्मिक, नहीं, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। 2 इसमें से तुम्हारे हैं होम्योथर्मिक। ठीक है, लीच इज फ्रेश वाटर फॉर्म वाइल ऑल अदर आर मेरीन। देखो लीच फ्रेश वाटर है तो ठीक है, लेकिन अदर आर मेरीन। देखो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर, तो यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3। हाँ, इस ये जो कोएनोसाइट्स है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारे स्पंज के, और ये कहीं नहीं मिलेंगे पूरे एनिमल किंगडम में, ये तुम्हें सिर्फ यहीं मिलेंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में कहाँ है ये। 168 है तुम्हारा क्लास 11 चैप्टर 4 पेज नंबर 49 पे इन्होंने जो है ये क्वेश्चन उठाया है। तो एक बार 49 पेज नंबर पे आ जाओ, इसमें आ जाते हैं पेज नंबर 49।
ठीक है जी, पेज नंबर 49, यहाँ तुम्हें मिल जाएगा इसका आंसर। ये देखो, मोस्टली एसिमेट्रिकल, तो कोएनोसाइड तुम्हें दिख रहा है सामने। ठीक है जी, कोएनोसाइड क्लियर विजिबल है, ये रहा कोएनोसाइट्स। तो कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पोंगोसील। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये स्पॉन्जिला का डायग्राम है और इन्होंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि स्पॉन्जिला इज ए फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है जी, ये देख लो, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर। तो यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब आ जाओ 169, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं, सीधा पढ़ना और लगाना है इसका आंसर। तो 5th मंथ मतलब 5वें मंथ में तुम्हारा जो है उसके हेड के ऊपर बाल आ जाते हैं। तो 169 जो है वो तुम्हारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 54 पे है। पेज नंबर 54 पे एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जैक्ट लाइन है वैसे तो, एक बार देख लो 54। अब 54 पे आ गए, इसमें डेवलपमेंट ऑफ द फीटस जो है ना, देख लो, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। ठीक है जी, 5th मंथ में 5वें महीने में है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 170 में कह रहे हैं कि द escutalum observed in a grain of wheat or maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledons। देखो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये है कि स्क्यूटेलम जो है मोनोकोट्स में, ये तुम्हारा कॉटिलेडन के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ तुम्हारा कॉटिलेडन है, उधर तुम्हारा स्क्यूटेलम है। तो ये इक्विवेलेंट टू किसके हैं? कॉटिलेडन के। सिंपल है, एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है डायरेक्ट। 170 जो है तुम्हारा पेज नंबर 35 से क्लास 12 में, वहीं इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है। पेज नंबर 35 देख लो तो, पेज नंबर 35। ठीक है जी, ये 35 पे आ गए। अब इसमें नीचे की तरफ देख लो, दिया हुआ है इन्होंने क्लियर। ये देखो स्कूटेलम दिया हुआ है, ये दिख रहा है स्कूटेलम डायग्राम के अंदर। तो नीचे की तरफ एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने, इन ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। ठीक है जी, तो कॉटिलेडन का इक्विवेलेंट है क्या तुम्हारा? स्क्यूटेलम। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। स्क्यूटेलम के बाद कह रहे हैं 171, ये कह रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो कंडीशन है वो शुरू हुई है तुम्हारी फ्लैट वर्म मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो है ये तुम्हारी फ्लैट वर्म से शुरू हुई है। ठीक है जी, फ्लैट वर्म से शुरुआत हुई है इसकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा फ्लैट वर्म्स। अच्छा जी, फ्लैट वर्म इज द करेक्ट आंसर। तो 171 जो है वो पेज नंबर 48 से आया हुआ है। तो पेज नंबर 48 पाया जाते हैं क्लास 11th में, पेज नंबर 48, ये आ गए 48 पे। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्लियर लाइन है जी, प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है और कॉर्डेट तक जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म क्या होते हैं? तुम्हारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आते हैं। 172, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। कौन सा जो है? राउंड वर्म, देखो एस्केलमिन्थिस आर सीडोसिलोमेट, ये करेक्ट है। तो एस्केलमिन्थ में अंदर तुम्हारा क्या होता है? सीडोसिलोम, मतलब फर्स्ट फॉल्स सिलोम होता है। ठीक है, सीडोसिलोम, उससे नीचे तो एसिलोमेट है, उसके ऊपर जब जा रहे हैं तो सिलोमेट आ जाता है। उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिलोम, उसके अंदर स्प्लिटिंग, साइजोसिलोम, एंट्रोसिलोम। ठीक है जी, ये आगे कहानी हो गई। तो 172 के लिए हम जाएंगे पेज नंबर 48 पे फिर से। पेज नंबर 48 क्लास 11th में ही है, चैप्टर नंबर 4 में ही है। 48 पे हम ऑलरेडी हैं। सिलोम के अंदर देख लो, यहाँ तुम्हें मेंशन होगा क्लियर कट। देखो, आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट्स, एग्जाम्पल एस्केलमिन्थिस। ठीक है, एस्केलमिन्थिस के अंदर सीडोसिलोम है। तो इसका भी हो गया। कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस सप्रेस स्पर्म मोटाइलिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 173 तुम्हारा पेज नंबर 60 पे है क्लास 12th के। ठीक है जी, ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और वहाँ जो है वहीं है तुम्हारा। इसमें नीचे की तरफ आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ये नीचे की तरफ दे रखा है इन्होंने, आ जाओ।
ये सबसे नीचे वाली लाइन में, कॉपर आयन रिलीज सप्रेस, कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब क्या रहेगा भाई, 173 हो गया, 174 आ जाओ। द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। देखो फर्मेंटेशन के अंदर तुम्हारा कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन। 174 जो है पेज नंबर 230 पे है, क्लास 11th में पेज नंबर 230। ठीक है जी, 230 पे देख लो, उसमें तुम्हें कोई भी एक्सटर्न नहीं 230 में 230। ठीक है जी, ये देखो फर्मेंटेशन है। अब इसकी डायग्राम देख लो, इसकी डायग्राम में तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं मिलेगा। ये देखो NAD प्लस है, या NADH प्लस है, इस पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा फर्मेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। और अगले क्वेश्चन में आ जाओ 175, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच। देखो एंडो और एक्सो दो टाइप के होते हैं, तो तुम्हारा एंडो न्यूक्लियस है वो मेक्स स्पेसिफिक कट विद इन द DNA मॉलिक्यूल। ठीक है, स्पेसिफिक कट कहाँ करेगा, DNA मॉलिक्यूल के अंदर करेगा, और जो एक्सो होता है वो इंड्स पे करेगा। तो 175 के लिए पेज नंबर 196 पे चल देते हैं, क्लास 12th में पेज नंबर 196, जहाँ तुम्हें एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी। तो 196 पे चल, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस एक्सो एंड एंडो। एक्सो न्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA, वेरियस एंडो न्यूक्लियस में कट है स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA। तो ये तुम्हारा सेट 3 खत्म होता है, और सेट 4 जो है आगे वाले वीडियो में आएगा। दिस विल हेल्प यू, और इस वीडियो को देखने से तुम्हें जो है आइडिया लगेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन सी लाइनों से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो आप जो है उसी हिसाब से तैयारी करो, उन्हीं लाइनों पे ज़्यादा फोकस करो। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।